हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पर। और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आपने पहले लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं और समझ लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो बेटा डाउट्स क्लियर कर लेना अपने कमेंट सेक्शन में। मेरे को डाउट लिख दो, मैं उसको अगली वीडियो में ले लूँगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ही मैंने कमेंट को पिन किया हुआ है जहाँ पे लिंक है, आपको इस क्लास के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। और वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। तो लिंक उसका पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। आज हम कैलकुलस मेथड के बारे में सीखेंगे और काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को चूज़ किया देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब जब चूज़ कर ही लिया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना। देखो, इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है चैप्टर करने में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए जी, कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड क्या होता है? कैलकुलस मीन्स जिसमें आपने देखो बेसिक मैथ्स में आपने दो चीज़ें सीखी होंगी, डिफरेंशिएशन, है ना, और इंटीग्रेशन। ये हमें इनका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है भाई। अब सपोज करो कि कोई पर्सन रैंडमली, एक पर्सन ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड्स में। 10 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर किया? 10 सेकंड्स में कवर किया। तो यहाँ से आप उसकी स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से उसकी 1 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे सर हमने कैलकुलस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, है ना। देखो यार, अब आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे हमें यही नहीं पता चलता। हमने पढ़ तो लिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हमारे टीचर ने पढ़ा दिया, लेकिन वो इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो उसी चीज को आज हम समझने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज मैं थोड़ा आपको फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। फिजिक्स में दो चीजें होती हैं बेटा, एक होती है डेफिनेशन और एक होते हैं फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के ऊपर मैं मार रहा हूँ स्टार। अब ये स्टार का इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। 90% बच्चे क्या करते हैं सीबीएसई में कि फॉर्मूले रट लेते हैं और चलो भाई फॉर्मूला लगाओ। देखो, सबसे क्रूशियल है डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन हर एक की याद होनी चाहिए। डेफिनेशन ही बिल्कुल सही चीज है। फॉर्मूले जो होते हैं, ये स्टार क्या मतलब क्या है, कंडीशनल होते हैं बेटा। इनको कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन जो होगी वो हर जगह पे क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। डेफिनेशन जो होगी वो हर जगह पे क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। क्लियर। अब कंडीशनल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है, वैसे जिसने एलएलएम पढ़ लिया है उसको भी पता है कि यहाँ पे मास भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कैलकुलस कैसे लगेगा सर इसमें। अब ये जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो यार, उसमें जितने भी पैरामीटर हैं, जैसे फोर्स है, ठीक है, मास है, एक्सेलरेशन है, इन सब की वैल्यूज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म होने चाहिए। यूनिफॉर्म से भी बेटर वर्ड में क्या लिखूं, ये कांस्टेंट होने चाहिए। तभी आप ये फॉर्मूले को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। ठीक है। ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, और एम तो मैंने लिख ही दिया, नीचे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि एक 10 kg का मास है, और ठीक है, 10 kg का मास है, और इस पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2t²। दैट इज 2t²। तो फोर्स बता दो कितनी होगी।
क्या बता दो? फोर्स बता दो कितनी होगी, या एक्सेलरेशन की जगह हम वेलोसिटी लिख लें? वेलोसिटी से चल रहा है 2t² से, या छोड़ो चलो एक्सेलरेशन ही लिख लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली इसको यूज करूं या कैलकुलस पे जाऊं, है ना? अब देखो इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है। इसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है बेटा, डिफरेंट है। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका मोमेंटम में चेंज कितना आएगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगा पाऊंगा। कोई बच्चा t=1 के लिए लगाए, अब मुझे बहुत सी चीज़ें क्या करनी पड़ जाएंगी, स्पेसिफाई करनी पड़ जाएंगी। कोई बच्चा t=2 सेकेंड्स के लिए लगाए, तो पहले तो मेरे को टाइम ही बताना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे ही आपने बहुत सी चीज़ें ये देखी हैं कि सर वेलोसिटी कई बार ऐसे दे देते हैं वो 2t²। अब मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन तो मुझे पता है कि फाइन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ये भी निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी, 0 थी। तो अब मैं सर इस इक्वेशन को लगा लूँ, एक्सेलरेशन यहाँ से 2t² माइनस 0/t आएगा, तो एक्सेलरेशन मेरी क्या आ गई, 2t आ गई। ये ठीक है? नहीं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके यहाँ पे, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क पता है आपको? क्या आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क पता है? आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ वेरिएबल है? जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t लिख रहा हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क पता है ना कि भैया यहाँ पे टाइम कुछ भी हो, टाइम जैसे मर्जी चेंज करे, हमारी ए की वैल्यू हमेशा ही 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, क्योंकि ए डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ए टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे बात करोगे t=1 पे, ए की वैल्यू 2 आ रही है, t=2 पे ए की वैल्यू 4 आ रही है, t=3 पे ए की वैल्यू 6 आ रही है। लेकिन यहाँ पे टाइम कुछ भी हो, है ना, t1 पे भी यही है, t2 पे भी यही है, t3 पे भी यही है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क पता चल गया? हाँ। तो सर अब मेरे को अगर कुछ लिखना होता, मेरे को एक्सेलरेशन लिखनी होती, तो मैं किस टाइम की लिखता? यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फॉर्मूले कंडीशनल होते हैं, जबकि डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये यूनिवर्सल होती हैं, ये हर जगह पे क्या रहेंगी, आपकी एप्लीकेबल रहेंगी। तो अब हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना? अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चे? व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज को आपने मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, जो आपने पढ़ा है, यस सर, डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन चेंज करूं, तो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मीन्स डिफरेंशिएशन को, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? या तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को
देख लो, या फिर आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है? नहीं, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं अभी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मीन्स यहाँ से मैं क्या निकालूं, रिजल्ट क्या आया मेरा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को मैं x से लिख रहा हूँ, या s से लिखना है आपने तो s से लिख लेना। वैसे s हम यूज़ नहीं करते, में हम x का ही यूज़ करते हैं, लिमिट्स में हम s डाल देते हैं। अब अगर तुम्हारा, अब यहाँ से क्या पता लग रहा है तुम्हें, इफ पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं क्या यूज़ करूँगा वेलोसिटी निकालने के लिए, डी एक्स बाई डी टी। जैसे पिछले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर। ये फिक्स है, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अगर अब मुझे, है ना, डिस्प्लेसमेंट मेरी 10 मीटर थी और 10 सेकेंड्स मुझे लगे थे इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल लेता, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पे x इज इक्वल टू 2t² है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मेरी टाइम का फंक्शन आ गया ये, कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हर एक टाइम की वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, डी एक्स बाई डी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 2t² दैट कम्स 4t। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, 4 आ जाएगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 8 है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो पता लगा कि हमें कैलकुलस कब लगाना पड़ता है और डायरेक्ट फॉर्मूले मेरे कब लगते हैं। ये चीज़ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही हमारे पास एक और डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की। ऑल्दो हमने एक्सेलरेशन लास्ट क्लास में कवर किया था, लेकिन मैं एक्सेलरेशन की अब बात करूँ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज को फिर से मैं क्या लिखूं, डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज को मैं क्या लिखूं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा, को भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लो कि वेलोसिटी भैया टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कर लो। पोजीशन के साथ भी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे मैंने यही कर दिया होता कि पोजीशन, लेकिन पोजीशन पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होगी, पोजीशन तो टाइम के हिसाब से ही चेंज होगी। लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर क्या होता है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी।
dv by dt। अगर पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये तुम्हारा क्या आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी से मैं एक और रिलेशन निकाल रहा हूँ कि अगर dv बाई dt को मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, अब पेन चूज कर लेते हैं, dx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और dx से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, dx बाई dt, dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो v dv बाय dx, मेरे एक्सेलरेशन की ये दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और एक विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है बच्चे, तो ये था कैलकुलस मेथड। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी है मेरी 2t, है ना, तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैं ये पहले वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज d बाई डी टी ऑफ 2t विच कम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहीं पे वेलोसिटी मेरा 2x² होता, अब ये पोजीशन पे चेंज हो रही है तो पोजीशन पे मैं ये लगाता फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 2x² v और d बाई डी एक्स ऑफ 2x²। तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8x³ मेरा क्या आ जाता, एक्सेलरेशन आ जाता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलग अलग पोजीशन पे मुझे अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती, जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी के बारे में किया था। तो क्लियर है आपको ये सब चीज़ें, कैलकुलस क्लियर है, कैलकुलस कब लगाना है कब नहीं लगाना, ये चीज़ें मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर होंगी। अब देखो, जब आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तब आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर डिफरेंशिएशन हमें तोड़ने के लिए कह रहे हैं, चीज़ों को छोटे छोटे चंक्स में हम तोड़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या है, उसका उल्टा, जोड़ना, है ना। अब मेरे पास तीन चीज़ें थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब देखो यार, अगर तो तुम्हें एक साइड जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, और या फिर तुम्हें उल्टा आना है, तो ये दोनों ही रास्ते क्या हैं, अलग अलग है। कैसे, अभी तो आपने देखा, हमने बात कर भी ली है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और वापस आना है भाई, वापस अगर आना है एक्सेलरेशन से वापस आपको वेलोसिटी पे आना है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मुझे इंटीग्रेशन करके वापस आना पड़ेगा, और ऐसे ही वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे वापस आना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे सर, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने किया था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से अगर मैं v डी टी लिख लूँ और ये क्या हो गया dx, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, तो छोटा सा ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को आप जोड़ते जाओगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना। इन सभी को आप जोड़ते जाओगे तो आपको पूरा बड़ा डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डी टी। यहां से ए डी टी इज इक्वल टू डीवी। अब ये डीवी क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। स्मॉल वेलोसिटी नहीं है ये, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप इसको टोटल इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करके ये आपको टोटल क्या दे देगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा बेटा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब ये बहुत माइन्यूट थ्योरी है, बहुत ज़्यादा बारीक है। बारीक कहने का मतलब क्या है? यार इतना छोटी पॉइंट है ना ये, कि ये आपकी गलतियां करवाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये नहीं लिखा कि आप एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपको? टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको v माइनस यू की वैल्यू मिलने वाली है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है? अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, उस हिसाब से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हुई तो आपको वेलोसिटी ही मिल जाएगी। क्लियर है? भाई ये आपके लिए समरी है, तो थोड़ा ध्यान से रखो। और यही आपका कैलकुलस का बेस है। यही आपका क्या है? कैलकुलस का बेस है। ठीक है? अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन की तरफ। और काइनेमेटिक इक्वेशन भी हम यहाँ से कैलकुलस से ही निकालने वाले हैं। तो सपोज करो कि सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है, किसी पर्सन ने x इज इक्वल टू 0 से उसने चलना स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और उसकी एक्सेलरेशन थी a, जो क्या है? कांस्टेंट। जो क्या है? कांस्टेंट। वो x इज इक्वल टू s पे पहुंच गया, और यहां तक पहुंचने में उसे t टाइम लगा। ठीक है? कोई पार्टिकल या कोई पर्सन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू s पे उसने चलना स्टार्ट किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब तक वो s पे पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी थी v। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? v। और s डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। ठीक है? t सेकेंड्स में उसने ये रास्ता कवर किया। तो हमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन प्रूव करनी है। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है? तीन हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है। ये सिचुएशन होगी हमारी। अब जब भी आप प्रूव करके आओ स्कूल में तो ये आपको बना के आना पड़ेगा, तभी आपके टीचर को लिमिट्स वगैरह का पता लगेगा कि कहाँ से क्या वैल्यू आके रखी हुई। ठीक है? तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? और आपको कैलकुलस से ही प्रूव करनी आएंगी, ग्राफ से नहीं आएंगी, क्योंकि ग्राफ आप नाइन्थ में कर चुके हो। पहले हमारी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और अगर इसको आप ध्यान से देखते हो, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही आपका क्या है? एक्सेलरेशन था। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये हम यूज क्या करेंगे? वी विल यूज कैलकुलस। और कैलकुलस में आपको तीन रिलेशन अभी बताए हैं कि v क्या होता है? dx अपॉन dt,
और ए क्या होता है, dv अपॉन dt। और तीसरा रिलेशन क्या है, ए हमारे पास v dx अपॉन v dv अपॉन dx। v dv अपॉन dx, ये हम यूज करेंगे इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए। तो चलो स्टार्ट करें। पहली इक्वेशन, रख देते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है, डेराइव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाई कैलकुलस। चलो जी, वी नो v इज इक्वल टू, देखो अब मुझे कौन सा रिलेशन लगाना है, वेलोसिटी है, टाइम है, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन। और ध्यान रखना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही क्या है, एक्सेलरेशन को हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो काइनेमेटिक इक्वेशन ये ड्राइव नहीं हो पाएंगी। ठीक है जी, अरे क्लियर है या नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन तीनों कैलकुलस में से कौन सा रिलेशन यूज करूं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, किस में आ रहा है, ये सेकंड वाले में आ रहा है। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसमें आ रहा है ना। तो ऐसे मुझे देखना पड़ता है, याद नहीं करना कि इसके लिए ये करना है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम किस रिलेशन में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो वो लगा दो। मुझे निकालनी क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को एक तरफ रखो और इसको ए डी टी कर दो। अब ये स्मॉल है, कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया भाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। लिमिट्स रखो, यहाँ पे लिमिट्स किसकी रखी जाएगी, जो तुम्हारा वेरिएबल होता है। लिमिट्स किसकी रखोगे बेटा, वेरिएबल की। और कभी भी वेरिएबल पहचानना है इंटीग्रेशन में तो देख लो डी के साथ कौन लिखा हुआ है। यहाँ पे इस साइड डी के साथ है वी, और यहाँ पे टी। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैं वेलोसिटी की लिमिट्स डालूंगा, राइट हैंड साइड में मैं टाइम की लिमिट डालूंगा। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ डलती है, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल पोजीशन पे जब एक्स की वैल्यू जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी, यू। एट टाइम, यहाँ से उसने स्टार्ट करा था, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और टी इज इक्वल टू टी पे वो यहाँ पे पहुँच गया था। तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे आप देख सकते हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। और जब पूरा ये जर्नी कवर की टी इज इक्वल टू टी पे, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी। तो इसको अब कर दो भाई, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी लिमिट्स यू से वी। यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रहा था, ए डी टी हो जाएगा जीरो से टी। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना लो तो एक्सेलरेशन का क्या होता बेटा, इंटीग्रेशन होता। और फिर आपको ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, इक्वेशन की मतलब इक्वेशन ही अलग होती। तो ए टी जीरो से टी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, which implies v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमने पहली इक्वेशन को क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। चलो अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ड्राइव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर बाय कैलकुलस। अब ये जो इक्वेशन है ये आपका रिलेशन है किस किस में, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम किस में आ रहा है भाई, फर्स्ट वाले रिलेशन में, फर्स्ट वाले रिलेशन में ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम है। इसके अलावा तो किसी में नहीं आ रहा। दूसरे में वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, तीसरे में वेलोसिटी और इसके बीच में है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलग कर लो, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट कर दो, है ना। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन जब करोगे तो टी लिमिट्स डालनी है, इधर टाइम की लिमिट डलेगी, इधर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट डलेगी। जब x की वैल्यू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो t इज इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू जीरो है। और फाइनल जब वो t हो चुकी है वहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई है, s। उठा के अब डालो। अब v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, क्यों नहीं है भैया, अपने अभी रिलेशन निकाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको यहाँ पे पुट करो, dx का इंटीग्रेशन जीरो से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से t u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ये डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, जीरो से t u डी टी प्लस ए टी डी टी, और डिफ्रेंशिएशन क्या कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन के साइन को ही अलग अलग यहाँ पे ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, x जीरो से s, यहाँ पे u बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि u क्या है, u भी तो कांस्टेंट है, कोई उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 2 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो कांस्टेंट है। तो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, जीरो टू t, प्लस a बाहर, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t dt का t स्क्वेयर बाय टू, जीरो टू t। लिमिट्स पुट कर लो, s माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू u, t माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू a टी स्क्वेयर बाय टू माइनस ज़ीरो का स्क्वेयर बाय टू। तो यहाँ से आपको सोल्व करके क्या मिल गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर, ये हमारी दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली कैलकुलस का यूज़ करके। और सिमिलरली आप तीसरी भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ज़्यादा हो रहा है, चलो जी ड्राइव करें। ड्राइव वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस बाय कैलकुलस। चलिए, क्या क्या रिलेशन चाहिए, ये है देखो, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और साथ में एक्सेलरेशन। तो मेरे पास कौन सा रिलेशन आ रहा है, थर्ड। कौन सा रिलेशन आ रहा है भाई, थर्ड आ रहा है। वेरी गुड, तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। तो एक साइड में वेलोसिटी को रख लेता हूँ, एक साइड में डिस्प्लेसमेंट ले जाता हूँ, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेशन करें। जब देखो एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उस समय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, u है। x की वैल्यू जब s हुई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, a बाहर आ जाएगा, x जीरो से s, यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर बाय टू यू टू वी। आ गया ये, a s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू माइनस यू
स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से क्या आया, ए एस, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये आपकी तीनों की तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हो चुकी हैं, ड्राइव हो चुकी हैं। क्लियर, डेरिवेशन में कोई ज़्यादा पंगा नहीं था। लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या रखनी है, देखो काइनेमेटिक इक्वेशन अभी आपने जो ड्राइव करी, उनकी कंडीशन आपने पहले ही लगा दी थी। P इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और V स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब इन तीनों के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, इनकी कंडीशन क्या है। एक्सेलरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मस्ट बी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशंस को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो दो आपकी इक्वेशन हैं, दीज आर वेक्टर इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन होती है ये स्केलर है। वेक्टर्स और स्केलर पढ़े हैं ना, बिल्कुल। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट से है, वी डॉट वी है। तो अगर मैं और डिटेल में लिखूं तो ये क्या है बेटा, वी डॉट वी, ये यू डॉट यू है, ये ए डॉट एस है। और स्केलर डॉट प्रोडक्ट का रीजन समझ आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट है, इसी के कारण ये क्या होती है, स्केलर होती है। तो कभी भी, अब ये दो दो ऊपर वाली तो वेक्टर इक्वेशन है, ऑलवेज यूज साइन, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन। तो भी आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो, ठीक है, वो आपको यूज करना है साइन कन्वेंशन। जैसे ऊपर कोई भी चीज जा रही है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है नेगेटिव, राइट में जा रही है पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रही है नेगेटिव। ये हमारा जनरली रहता है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो जब भी अब क्वेश्चंस आएंगे, तो अगले लेक्चर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चंस पे ही रहने वाला है, अगला भी और उससे अगला भी शायद हम न्यूमेरिकल्स की ही बात करें। अब न्यूमेरिकल करने की आपके पास दो अप्रोच हैं। न्यूमेरिकल जब भी आता है, स्टेटमेंट आपने रीड की, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। अगर तुम्हारा ए कांस्टेंट है, तो जो भी चीज पूछी हुई है तुम उसको काइनेमेटिक्स से अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई, यू से बढ़िया ये लिखते हैं, वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब देखो, अब ये उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे अभी एंड तक ये देख रहा है लेक्चर, कुछ बच्चे तो बीच में से ही निकल गए होंगे, है ना, बोरिंग कह के। भैया ये आपके वो है जिससे बच्चे डरते हैं कि सर मेरे तो न्यूमेरिकल नहीं होते, अब इसीलिए आपके न्यूमेरिकल नहीं होते। आपको न्यूमेरिकल करने के स्टेप्स ही नहीं पता, आपको फिजिक्स ही नहीं समझ रहे हो, फॉर्मूले के पीछे भागी जा रहे हो। नहीं, पहले देख तो लो फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसीलिए ये चीज़ें समझाई थी। जब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये पता नहीं फिजिक्स में क्या डेफिनेशन, फॉर्मूले, कंडीशनल, ये सब क्या बातें लेके बैठ गए, समझे। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के दो मेथड है। अगर एक्सेलरेशन आपको स्टेटमेंट पड़ी, स्टेटमेंट में आपने देखा कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, तो ही मैं काइनेमेटिक्स लगा सकता हूं। इफ ए इज नॉट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये देख लो ये वर्ड,
कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा ही नहीं सकते। देन यू यूज कैलकुलस। तब हमारे पास क्वेश्चन तो सोल्व करना है, कैलकुलस यूज करो। अब कैलकुलस की थ्योरी क्या थी, है भाई? कैलकुलस की थ्योरी ये थी, वही हो गया, तो यहीं पे दोबारा ही लिख देता हूँ। कैलकुलस का यूज करोगे, कैलकुलस में कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो, अब जिसके रिस्पेक्ट में करनी है, टाइम के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया। वहां से आपको मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेट। ठीक है, ये है तीसरा मेथड। मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री भी है, बिल्कुल है सर। ठीक है, कोग्नेटिक्स पे पढ़ रहे हो यार, पूरा का पूरा करवा के छोड़ेंगे ग्राफ, जिसका आप कभी यूज नहीं। ठीक है, ग्राफ्स का यूज करोगे तो इन दोनों मेथड से जल्दी आंसर आ जाएगा, मतलब बहुत से केसेस में इन दोनों से ना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है? अभी ग्राफ्स हमने पढ़े नहीं है, वी विल डिस्कस लेटर। वी विल डिस्कस लेटर। अब लेटर कहने का मतलब ये नहीं है कि बाद में ही पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में मैं सारे के सारे आपको क्या कराऊंगा, ग्राफ्स कराऊंगा। और फिर आप चाहे आपको मैं सीबीएसई के क्वेश्चन करा दूं, चाहे आपको जेई मेंस के क्वेश्चन करा दूं, है ना, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे और मैं ये प्लेलिस्ट लेके भी आने वाला हूँ। पूरा डिटेल में आपका ये चलने वाला है। सीबीएसई तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, जेई मेंस, जेई एडवांस। अब अगले 2 लेक्चर मेरे न्यूमेरिकल्स के। अभी मैं चाहता तो न्यूमेरिकल लेके आ सकता था आज के लेक्चर में भी, लेकिन मैं नहीं लेके आया। मैं एक बार पूरी अच्छे से थ्योरी खत्म हो जाए, फिर बच्चों को एक ही साथ न्यूमेरिकल कराएंगे, ताकि आपको भी डिफरेंस पता चलेगी कब क्या चीज़ मुझे अप्रोच लगानी है ना, कैसे आइडेंटिफाई। अब हमारा सारा थ्योरी खत्म हो चुका है, बिल्कुल। मोशन अंडर ग्रेविटी है, देखो सीबीएसई के सिलेबस से तो वैसे ही काट दिया मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो जेई मेंस एडवांस में तो है ही है, तो हमें डिस्कस तो करना ही है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।